वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। तो आज हम देखने वाले हैं वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। तो आज का टॉपिक है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो आरएस मेंस के पेपर 3 के लॉ सब्जेक्ट का हिस्सा है। इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लें कि हम लॉ को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हमें एग्ज़ाम्स में उसके आंसर्स लिखने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम किस तरीके से लॉ को पढ़ेंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में हमारी अप्रोच रहेगी कि लॉ के अंदर जो मेंशन एक्ट्स हैं उसको ऑफिशियल एक्ट्स के थ्रू पढ़ें। उनके अंदर जो भी डेफिनेशंस है या जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं, जैसा एज इट इज़ ऑफिशियल एक्ट्स में मेंशन है वैसा ही हम पढ़ेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि हमको आंसर राइटिंग कैसे करनी है लॉ पार्ट के लिए। तो सिमिलरली जैसा ऑफिशियल एक्ट में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसी लैंग्वेज को हम अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज या उसको अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो हमको पूरे नंबर नहीं मिलते। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटीज़ है कि हमको हाफ या 1 मार्क मिलेगा, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क्स का हमको मिलने की संभावना है। लेकिन हम जैसी लैंग्वेज एक्ट्स में यूज़ की गई है, अगर वही लैंग्वेज हम लिखते हैं तो हमको 2 आउट ऑफ 2 या 5 आउट ऑफ 5 मिलने की संभावना रहती है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इन दिस थिंग इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य। इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से इस एक्ट को लाया गया था। इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, उस पर ध्यान देना। पहला है प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब कुछ एम्प्लॉयमेंट्स या कुछ कार्य क्षेत्रों में बच्चों के एंगेजमेंट के ऊपर प्रतिबंध। और दूसरा कीवर्ड है रेगुलेट द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन अदर एम्प्लॉयमेंट, और बाकी जिन एम्प्लॉयमेंट्स में बच्चों को काम करने की परमिशन है उन जगहों पे बच्चों के वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करना। तो 2 कीवर्ड्स क्या होते हैं, पहला आता है प्रोहिबिशन और सेकंड आता है रेगुलेशन। प्रोहिबिशन कुछ एरियाज़ में प्रोहिबिट करना और कुछ एरियाज़ में रेगुलेट करना। इन कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखते चलें, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। दूसरी मेन चीज़ क्या है कि ये एक्ट कहाँ लागू हो सकती है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में ये एक्ट हम लागू कर सकते हैं। लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्यों? आप लॉ का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो लॉ के 7 क्वेश्चंस में से 3 से 4 क्वेश्चन सीधा एक्ट्स में मेंशन डेफिनेशन से आते हैं। ये एक्ट का फर्स्ट पार्ट होता है और सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है डेफिनेशंस। तो आपको हर एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको याद करना है। इस एक्ट में हम स्टार्ट करेंगे पहली डेफिनेशन से। पहली डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि इस एक्ट को लागू करने में कौन सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब किसी क्षेत्र में एक सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी और किसी क्षेत्रों में स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इसमें क्या डेफिनेशन लिख रखी है कि अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। देखिए, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, दूसरा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में है, तीसरा अगर कोई मेजर पोर्ट है या माइन है या फिर कोई ऑयल फील्ड है तो इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी इस एक्ट को लागू करने के लिए। बाकी सारे केसेस के अंदर इसके अलावा जो भी केस होगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी उस एक्ट को लागू करने के लिए। आपको इन डेफिनेशन को एज इट इज़ लिखना है एग्ज़ाम में, और आप इसको ऐसे ही याद करने की कोशिश करो। सिंप्लीफाई ना करें, इसको ऐसे ही याद करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स जो लॉ में नॉर्मली 5 या 6 आते हैं, इट विल इम्प्रूव टू 15 और 16। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड है चाइल्ड की डेफिनेशन, कि जो हम चाइल्ड लेबर की एक्ट पढ़ रहे हैं इसमें चाइल्ड किसे कहा जाएगा। इसमें 2 प्रोविजंस दे रखे हैं। पहली चीज़ ये है कि वो बच्चे को चाइल्ड कहा जाएगा जिसने अभी तक 14 साल की उम्र को कंप्लीट नहीं किया है, मतलब जो अभी तक 14 साल उसके पूरे नहीं हुए हैं, या फिर जो एज राइट टू एजुकेशन एक्ट
राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2000 जो 9 आई थी राइट टू एजुकेशन के लिए, उसमें जो भी एज मैंशनड होगी, इन दोनों में से जो भी एज ज़्यादा होगी उसको लिया जाएगा, या तो 14 साल या राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो भी एज मैंशनड है उनमें से जो भी एज ज़्यादा होगी उसको हम चाइल्ड की एज के रूप में लेंगे, और इससे जो भी छोटा बच्चा होगा उसे हम चाइल्ड कंसिडर करेंगे। थर्ड डेफिनेशन है डे की। डे मीन्स जो इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं कि बच्चा कितने दिनों के लिए काम कर सकता है, एक महीने में कितने दिन, एक हफ्ते में कितने दिन, तो उसके प्रोविजंस है। तो उस प्रोविजंस में डे की डेफिनेशन क्या है? डे का मतलब है अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगनिंग एट मिडनाइट। दैट मीन्स 12 बजे के बाद का जो भी पीरियड होगा, अगले 24 घंटे, रात के 12 बजे से लेके अगली रात के 12 बजे तक का जो पीरियड होगा उसको हम डे कहेंगे। 24 आवर्स बिगनिंग एट मिडनाइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का डेफिनेशन है इसमें है, वो एक कार्य क्षेत्र क्या हो सकता है, मतलब कार्य क्षेत्र हो सकता है एक शॉप, कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी वर्कशॉप, कोई भी फार्म, कोई रेजिडेंशियल होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई ईटिंग हाउस या थिएटर, या फिर कोई भी अदर प्लेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट, जनता के मनोरंजन की कोई भी अन्य जगह है। तो ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कवर होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है फैमिली की। फैमिली का मीन्स है फैमिली इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को कौन चला सकता है उसके कॉन्टेक्स्ट में फैमिली की डेफिनेशन दे रखी है। फैमिली इन रिलेशन टू एन ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर हम नेक्स्ट में देखेंगे। ऑक्यूपायर का मतलब है जो इसका एस्टेब्लिशमेंट का करता धरता है, उसके रिलेशन में फैमिली का मतलब है। इन रिलेशन टू एन ऑक्यूपायर मीन्स द इंडिविजुअल या ऑक्यूपायर खुद, उसकी पत्नी या पति जो भी केस होगा, या उसके बच्चे, या उसके भाई या बहन। इन रिलेशन टू एन ऑक्यूपायर मीन्स द इंडिविजुअल, द वाइफ और हस्बैंड एज द केस मे बी ऑफ सच इंडिविजुअल, एंड देयर चिल्ड्रन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ सच इंडिविजुअल। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट आता है जो ऑक्यूपायर। इस डेफिनेशन में जो मेंशन था ऑक्यूपायर का मतलब, उसकी डेफिनेशन दे रखी है। इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट और अ वर्कशॉप मीन्स द पर्सन हु इज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और वर्कशॉप। मतलब कौन हुआ? वो पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है उस वर्कशॉप का या एस्टेब्लिशमेंट का, मतलब उस एस्टेब्लिशमेंट का वो करता धरता है। ठीक है, ऑक्यूपायर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं वीक के ऊपर। जो हमने डेज की बात की, डे क्या था? 24 आवर्स बिगनिंग एट द मिडनाइट। और वीक क्या होगा? वीक ऑब्वियसली पीरियड ऑफ 7 डेज बिगनिंग एट मिडनाइट ऑन अ सैटरडे नाइट। कब होगा? सैटरडे नाइट की जो मिडनाइट होगी उस पर वो बिगिन होगा, और एंड कब, या और क्या हो सकता है इसके अलावा, जो भी उस एरिया को कोई इंस्पेक्टर है वो डिफाइन करेगा। हर एरियाज़ में वर्क वीक अलग होते हैं, किसी में संडे की छुट्टी होगी, किसी में फ्राइडे की छुट्टी होगी, किसी में वेडनेसडे की छुट्टी होगी। तो उस बेसिस पे उन्होंने कई एरियाज़ के इंस्पेक्टर अलग अलग वीक को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं दे रखी है तो ये डेफिनेशन लागू होगी। इसका मतलब है पीरियड ऑफ 7 डेज बिगनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन। ये डेफिनेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे एक्ट के अंदर यही कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो एग्ज़ाम में आने लायक है। नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में मेंशन्ड है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट्स जो बच्चों के लिए प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। जनरल रूल ये है कि नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। मतलब 14 साल से कम उम्र के इंसान को किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में काम करने की मनाही है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब कुछ एरियाज़ में बच्चे काम कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मेंशन्ड है सेकंड सेक्शन में। नथिंग इन द सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई वेयर द चाइल्ड। अगर बच्चा इन 2 सब पार्ट्स में से कहीं पे भी काम करता है तो
ये जो ऊपर वाला सेक्शन था, ये जो काम करने की मनाही वाला सेक्शन था, वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब बच्चा कहाँ कहाँ काम कर सकता है, इफ़ ही हेल्प्स हिज फैमिली और फैमिली एंटरप्राइज। अगर वो परिवार को या परिवार के द्वारा संचालित किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर वो हेल्प करता है तो बच्चे को हाँ है, लेकिन बशर्ते कि वो कोई हैज़ार्डियस काम नहीं होना चाहिए। मतलब जिस काम से जान को खतरा हो, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे प्रोसेसेस नहीं होने चाहिए जो नीचे दिए गए शेड्यूल्स में मेंशन्ड है। ये शेड्यूल्स हम लास्ट में पढ़ेंगे। उन शेड्यूल्स में जो मेंशन्ड है काम है वो नहीं होने चाहिए, या कोई भी ऐसा हैज़ार्डियस प्रोसेस नहीं होना चाहिए। प्लस ये बच्चा अपने स्कूल आवर्स के बाद में या फिर वेकेशंस के समय काम कर सकता है। अपनी स्कूल के समय में वो काम नहीं कर सकता, अपनी पढ़ाई के समय में वो काम नहीं कर सकता है। क्या कंडीशंस है? अपनी फैमिली को या फैमिली एंटरप्राइज को हेल्प कर सकता है, बशर्ते वो कोई हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशन नहीं हो या फिर वो प्रोसेसेस नहीं हो जो स्पेसिफिक्स इस एक्ट के अंदर शेड्यूल में मेंशन्ड है, और वो बच्चा अपनी स्कूल के बाद में या ड्यूरिंग वेकेशन हेल्प कर सकता है। सेकंड, कहाँ काम कर सकता है? ही कैन वर्क एज एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट के रूप में काम कर सकता है किसी भी ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजमेंट में, फिल्म में, टेलीविज़न सीरियल्स में, या किसी भी तरीके की अनदर एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, एक्सेप्ट द सर्कस। सर्कस में वो काम नहीं कर सकता, बाकी किसी भी तरीके के एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली कंडीशंस ऑफ एंड सेफ्टी मेजर्स। कुछ कंडीशंस होगी और सेफ्टी मेजर्स में मतलब उसकी जान को या उसकी सेहत को किसी भी तरीके की हानि ना हो। इन सब के साथ में एक और क्लॉज है कि कोई भी ये जो भी काम मेंशन्ड है, ये दो या बाकी कितने भी काम हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चे की स्कूल एजुकेशन को इफ़ेक्ट करे। नो सच वर्क अंडर दिस क्लॉज शैल इफेक्ट द स्कूल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में जो भी बच्चे काम करते हैं, वो बच्चे एजुकेट नहीं हो पाते हैं या अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो लीगली ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट में कम्प्लीटली मनाई है। सो लेट्स कंटिन्यू। जैसी कुछ डेफिनेशंस हमने अबो फर्स्ट सेक्शन में पढ़ी थी, वैसी ही कुछ डेफिनेशंस यहाँ दे रखी है जो लास्ट सेक्शन हमने सेक्शन 3 पढ़ा है उसके रिलेशन में। उसके कॉन्टेक्स्ट में फैमिली का मतलब क्या होगा, जो हमने फैमिली की बात की, फैमिली एंटरप्राइज की बात की, आर्टिस्ट की बात की, जिस एरिया में बच्चा काम कर सकता है, तो उनका मतलब यहाँ पे क्या होगा वो डेफिनेशन दे रखी है। फैमिली इन रिलेशन टू अ चाइल्ड मीन्स, बच्चे के संदर्भ में परिवार का मतलब है उसकी माता, उसके पिता, उसका भाई, उसकी बहन, या उसके पिताजी के भाई या बहन, या उनकी माताजी की भाई या बहन। मीन्स हिज मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एंड फादर, सिस्टर एंड ब्रदर, एंड मदर्स, सिस्टर एंड ब्रदर। ठीक है, इन सब के साथ में वो काम कर सकता है। फैमिली एंटरप्राइज का मतलब क्या है? एनी वर्क, कोई भी काम, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चर और बिजनेस विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली विद द एंगेजमेंट ऑफ द अदर पर्सन्स। जो परफॉर्म कौन कर रहा है? फैमिली के मेंबर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में कोई और लोग भी काम कर सकते हैं। मतलब मेजरली उनकी फैमिली के द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है। और आर्टिस्ट का मतलब क्या हुआ? अ चाइल्ड हु परफॉर्म्स और प्रैक्टिस एनी वर्क एज अ हॉबी और प्रोफेशन। मतलब कोई भी बच्चा जो कोई भी एक्टिविटी को एज अ हॉबी और प्रोफेशन की तरह यूज़ लेता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? एक एक्टर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, स्पोर्ट पर्सन हो सकता है, या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी हो सकती है एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट इंडस्ट्री के रिलेटेड है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो चुका है। अब आता है सेक्शन 3A। अब सेक्शन 3A में एडोलेसेंट्स की मेंशन है। एडोलेसेंट्स कौन होते हैं ये आप पहले चीज़ समझ लो। एडोलेसेंट वो होगा जो 14 से लेके 18 साल का होगा। 14 से नीचे वाला हो गया चाइल्ड, लेस देन 14 हो गया वो चाइल्ड हो गया, और 14 से 18 वाला हो गया एडोलेसेंट। ठीक है, उसको कहेंगे युवक या युवा। सेक्शन 3A, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स इन सर्टेन हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। अभी तक हमने क्या देखा था कि 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको
सारे काम काज में मनाही है कि वो किसी भी जगह पे वो काम नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो आर्टिस्ट हो या अपनी फैमिली को हेल्प कर रहे हो, ठीक है। लेकिन 14 साल से उम्र के बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में उनको काम करने की मनाही है। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 3A क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट इन सर्टेन हैजार्डियस ऑक्यूपेशनल प्रोसेसेस। हैजार्डियस का मतलब है कि जो भी काम जान माल की हानि कर सकते हैं, ऐसे ऑक्यूपेशन से एडोलेसेंट्स को दूर रखा जाएगा। क्या प्रोविजन है इसके? नो एडोलेसेंट शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी हैजार्डियस ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस सेट फोर्थ इन द शेड्यूल। कहाँ काम नहीं कर सकता? हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में या प्रोसेसेस जो शेड्यूल में मेंशन्ड है। हमने कहा था शेड्यूल हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड that the central government may by notification specify the nature of non-hazardous work to which an adolescent may be permitted to work under the act। प्लस दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ये बता सकती है कि कौन कौन से नॉन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन है जहाँ पे एडोलेसेंट काम कर सकता है। हैजार्डियस में तो उसको कम्प्लीटली मनाही है, और जो शेड्यूल में मेंशन प्रोसेसेस है उसमें भी उसको कम्प्लीटली मनाही है, लेकिन जहाँ जहाँ हाँ हो सकती हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि किस किस एरियाज़ में एडोलेसेंट्स को परमिशन हो सकती है काम करने की। सो मूविंग नेक्स्ट, द टॉपिक इज़ चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। इसी एक्ट के अंदर ये मेंशन्ड है, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी या चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं आज की तारीख में इसे। इसको इस्टेब्लिश कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इस्टेब्लिश कर सकती है एज एन एडवाइजरी कमेटी। मतलब ये एडवाइस करेगी चाइल्ड लेबर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रिपेयर कर सकता है। इसका पर्पस क्या होगा? टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन एडिंग ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस टू द लिस्ट ऑफ दोज प्रोहिबिटेड फॉर चाइल्ड लेबर। जो शेड्यूल या लिस्ट जो मेंशन्ड है जिसमें प्रोसेसेस प्रोहिबिटेड है बच्चों के काम करने के लिए, उसमें अगर कोई भी एडिशन करना है तो उसकी एडवाइस ये चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी दे सकती है। इसका कंपोजिशन क्या होगा? मतलब इसके मेंबर्स कौन होंगे? एक होगा चेयरमैन जिसको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अप टू 10 मेंबर्स होंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। चेयरमैन प्लस 10 मेंबर्स, ठीक है। इसमें होंगे चेयर प्लस अप टू 10, मतलब 10 तक मेंबर इसमें हो सकते हैं। सो मूविंग नेक्स्ट, इसकी मीटिंग्स क्या होगी? वो कमेटी खुद डिसाइड करेगी कि उनको कितना मिलना है और साल में कितनी बार मिलना है। ये कमेटी चाहे तो अपने अंडर सब कमिटीज़ भी बना सकती है, सब कमिटीज़ में आउटसाइड एक्सपर्ट्स को भी बुला सकती है। सब कमिटीज़ नॉर्मली सेक्टर वाइज होती है कि किसी सेक्टर में चाइल्ड लेबर की क्या सिचुएशन है या फिर चाइल्ड लेबर रिलेटेड कोई इश्यू है तो उसके रिलेटेड सब कमिटीज़ बना सकती है और उसमें एक्सपर्ट्स को भी बुला सकती है। और इनके जो भी टर्म्स और अलाउंसेस, मतलब जो भी चेयरमैन और मेंबर्स है या एक्सपर्ट्स बुलाएंगे उनके टर्म्स क्या होंगे, उनकी लेंथ क्या होगी, वैकेंसीज़ वगैरह होगी तो वो कैसे डिसाइड होगा, ये सब चीज़ें अलग से गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन में डिफाइंड है, ठीक है। ओके, मूविंग नेक्स्ट, अभी हम समझ चुके हैं कि प्रोहिबिशन कहाँ कहाँ है, चाइल्ड कहाँ कहाँ प्रोहिबिटेड है काम करने से, और एडोलेसेंट कहाँ कहाँ प्रोहिबिटेड है काम करने से, प्लस चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी क्या है जो गवर्नमेंट बना सकती है एडवाइस करने के लिए शेड्यूल के अंदर कोई भी अगर मुद्दों प्रोसेसेस को ऐड करना है तो। अब आता है, हमने याद है ऑब्जेक्टिव्स में 2 चीज़ें देखी थी, पहला तो प्रोहिबिशन और सेकंड था रेगुलेशन ऑफ एक्ट। प्रोहिबिशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम पहुँच रहे हैं रेगुलेशन का। रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क फॉर एडोलेसेंट्स। देखो बच्चों के लिए तो काम की मनाही है, ठीक है। चाइल्ड लेबर इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट इन फैमिली एंटरप्राइजेज एंड आर्टिस्ट। नाउ दिस इज़ द थिंग फॉर एडोलेसेंट्स। ये चीज़ें सेम चाइल्ड के लिए भी अप्लाई होती है, ठीक है। हु दिस अप्लाइज टू? दिस पार्ट ऑफ applies to workplace or categories of workplace that don't involve hazardous occupation or processes prohibited for the children under section 3A of the act। मतलब जो 3A के अंदर मेंशन सेक्शंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं प्लस हैजार्डियस ऑक्यूपेशंस हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे प्रोहिबिटेड है उन बच्चों का काम करना भी। तो बाकी जहाँ जहाँ पे भी काम करना अलाउड है उन सब पे ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। क्या है ये रेगुलेशंस? रेगुलेशंस किस चीज़ों से रिलेटेड? वर्किंग आवर से रिलेटेड है, मतलब कितने घंटे उनको काम करवाया जा सकता है, नाइट वर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता, ओवर टाइम हो सकता है कि नहीं हो सकता, डबल एम्प्लॉयमेंट अलाउड है कि नहीं है, वीकली रेस्ट क्या हो सकती है,
वीक क्या है हम देख चुके हैं और डे क्या है उसकी डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं. अब स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन फॉर एडोलेसेंट वर्कर्स. वर्किंग आवर्स क्या है? जो मैक्सिमम डेली आवर्स है, कितने घंटे एडोलेसेंट के द्वारा काम कराया जा सकता है उनको, तो वो हर वर्क प्लेस के लिए अलग अलग होगा और वो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी. मैक्सिमम डेली आवर्स आर द सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट वर्क प्लेसेस. अलग काम काज के लिए अलग अलग मैक्सिमम डेली आवर्स डिफाइंड है. अगर कोई रिगरस काम होगा ऑब्वियसली उसके लिए आवर्स कम होंगे, और अगर कोई ईजी काम होंगे तो उनके लिए आवर्स ज़्यादा होंगे. द वर्क डे मस्ट बी डिवाइडेड इंटू पीरियड्स नॉट एक्सटेंडिंग 3 आवर्स. मतलब 3-3 घंटों के हिस्सों में वो डिवाइडेड होना चाहिए और हर 3 घंटों के बाद में 1 आवर का रेस्ट होना चाहिए. द वर्क डे मस्ट बी डिवाइडेड इंटू पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 आवर्स विद अ मैंडेटरी 1 आवर रेस्ट इन बिटवीन. मतलब 3 घंटे काम, फिर 1 घंटा रेस्ट, फिर 3 घंटे काम, फिर 1 घंटा रेस्ट. अलग डिफाइंड होगा कितना एक इंडस्ट्री में है. और टोटल वर्किंग आवर्स जो है इंक्लूडिंग, अगर मान लो कोई भी काम नहीं चला, मशीन ख़राब हो गई, वेटिंग आवर्स हो गए, टोटल वर्किंग टाइम इंक्लूडिंग वेटिंग आवर्स कैनॉट एक्सीड 6 आवर्स पर डे. मतलब अगर डिवीजन होता है पीरियड्स का तो 3 घंटों से ज़्यादा एक बार में आप काम नहीं करवा सकते. तो 3 घंटों के बाद ब्रेक देना पड़ेगा और नेक्स्ट 3 आवर्स अगर वो काम करता है तो उसके बाद उसको छुट्टी देनी पड़ेगी. मतलब 6 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता. ठीक है. सेकेंड थिंग, अगर मान लो कि ब्रेक्स 2-2 घंटे के बाद भी दे रहे हो तो आपको उसको 6 घंटे से ज़्यादा टोटल आप उससे काम नहीं करवा सकते किसी भी सूरत में. कम हो सकता है इससे, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा आप एडोलेसेंट से काम नहीं करवा सकते. और नॉर्मली बाकी जो भी एडल्ट्स होते हैं उनके लिए भी 8 आवर्स का वर्किंग पीरियड होता है, 8 to 10 आवर्स का. ठीक है. सो नाइट वर्क शाम के 7 बजे से लेके 8 बजे सुबह की, अगली सुबह की 8 बजे की तक कोई भी एडोलेसेंट काम नहीं कर सकता. एडोलेसेंट कैन नॉट वर्क बिटवीन 7 PM to 8 AM. ठीक है. आपको ये समझ में आया? रात के टाइम पे बच्चों को काम करने की मनाही है. आता है ओवर टाइम. आप ओवर टाइम भी अलाउड नहीं है. मतलब बच्चे ओवर टाइम भी नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं है कि जो 6 घंटे के बाद का टाइम है आप बच्चों से ओवर टाइम करवा लो, वरना इन प्रोविजंस का मतलब ही नहीं रहा. अगर ओवर टाइम अलाउड होगा तो ओवर टाइम एडोलेसेंट्स के लिए अलाउड नहीं है. नेक्स्ट क्या प्रोविज़न है? डबल एम्प्लॉयमेंट. मतलब एक एडोलेसेंट पहले दिन में एक टाइम पे किसी और जगह पे काम करता है और फिर बाद में किसी और जगह पे काम करता है. ऐसा परमिटेड नहीं है. अगर बच्चा काम कर रहा है, भले वो कितने घंटे के लिए भी काम कर रहा हो, भले 1 घंटे के लिए भी किसी एम्प्लॉयमेंट इसी एक जगह पे काम कर रहा हो, तो उसको दूसरी जगह पे काम करना अलाउड नहीं है. मतलब वो डबल शिफ्ट नहीं कर सकता. वर्किंग इन मल्टीपल स्टैब्लिशमेंट ऑन द सेम डे इज़ प्रोहिबिटेड. हाँ, अलग अलग दिन कर सकता है. मान लो उसका 15 डेज़ का काम है किसी एक जगह पे, तो नेक्स्ट 15 डेज़ वो कहीं और जगह कर सकता है, लेकिन एक दिन के अंदर वो 2 जगह पे काम नहीं कर सकता. अब आता है वीकली रेस्ट की बात. वीकली रेस्ट का मतलब है कि हर जो भी वर्कर है उसको एक वीक के अंदर एक फुल डे ऑफ देना पड़ेगा. अ फुल डे ऑफ ईच वीक कंपलसरी है. और क्या होगा वो फुल डे? हर स्टेब्लिशमेंट अलग होगा. किसी दिन संडे को छुट्टी हो सकती है, सैटरडे को हो सकती है, फ्राइडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, एनीथिंग. तो वो जो भी डे डिसाइडेड होगा उसको, उस डेजिग्नेटेड डे को एम्प्लॉयर को एक परमानेंट जो ऐसी जगह जो सबको दिखती हो उस जगह पे मेंशन करना होगा. और अगर वो डे अगर एक बार डिसाइड हो गया है तो उसको आप पर क्वार्टर में सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हैं. मतलब हर 3 महीनों में एक ही बार चेंज कर सकते हैं. एक डे जो भी फिक्स हो गया, अगर आपने मंडे को छुट्टी फिक्स कर दी है तो 3 महीने के बाद ही आप चेंज कर सकते हो कि मंडे की जगह ट्यूसडे को छुट्टी होगी या वेडनेसडे को छुट्टी होगी. एक बार आपने कोई भी चीज़ डिसाइड कर ली, वो एक बार आप क्वार्टर में एक ही बार उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट 2 प्रोविजंस हम कर चुके हैं, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट मूव टू द पेनल्टीज सेक्शन. मान लो प्रोहिबिटेड था, रेगुलेटेड था, लेकिन फिर भी किसी भी प्रोविजन का किसी भी इंसान ने वायलेशन किया है तो उसके अंदर पेनल्टीज़ क्या होगी. पहले हम देखेंगे पेनल्टीज़ फॉर एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन. मतलब 14 साल से नीचे वाले बच्चों को अगर हम एम्प्लॉय करते हैं तो उसमें पेनल्टीज़ क्या होगी. इसमें 2 है. अगर आप फर्स्ट बार ऑफेंस करते हो तो क्या पेनल्टी होगी, और पहली बार के बाद में ऑफेंस करने के बावजूद आपको ऊपर पेनल्टी लगा दी, उसके बाद फिर से आप ऑफेंस करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टीज़ क्या होगी.
ठीक है। क्या पेनल्टीज होगी अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो? 6 महीने से लेके 2 साल तक की जेल, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ to 2 years, 20,000 का फाइन या 20 से 50,000 का फाइन, या फिर दोनों। 6 महीने से 2 साल तक की जेल, 20,000 से लेके 50,000 तक का फाइन, या फिर दोनों, ठीक है। पहली बार पेरेंट्स और गार्डियंस को इस चीज़ से छूट होगी कि पहली बार ऑफेंस करते हैं तो वो छूट है, बशर्ते कि उन्होंने कमर्शियल पर्पस के लिए उस बच्चे से काम ना करवाया हो, ठीक है। अगर वो बच्चे से कमर्शियल पर्पस के लिए काम करवाते हैं, किसी और जगह पे पैसे दे के काम करवाते हैं, तो पेरेंट्स और गार्डियंस पे पनिशमेंट ये सेम ऑफेंस लग सकता है। लेकिन अगर वो बाकी चीज़ों के लिए वायलेशन करते हैं तो वो एग्जम्प्टेड है। सब्सिक्वेंट ऑफेंस क्या होगा? सब्सिक्वेंट ऑफेंस में क्या है कि इम्प्रिजनमेंट 1 year to 3 year हो सकती है और फाइन अप टू 10,000 हो सकता है फॉर पेरेंट एंड गार्डियंस, ओनली ऑन सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अगर वो बार बार ऑफेंस करते हैं तो पेरेंट और गार्डियंस पे ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। और बाकियों के लिए तो सीधे ही अप्लाई होगी। पेरेंट अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है तो उसको छूट है, और बार बार ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर ये प्रोविजंस लागू होंगे। बाकियों के लिए क्या है? 1 से 3 साल तक की जेल और 10,000 तक का जुर्माना। ये जुर्माना जो है ना, वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए, और जेल जो है वो सबके लिए है। सेकेंड टाइम में जुर्माना नहीं होगा बाकियों के लिए, वो 1 से 3 साल की जेल होगी और पेरेंट्स के लिए 10,000 तक का जुर्माना होगा। अब अगर आप एडोलेसेंट को एम्प्लॉय करते हैं हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में, ठीक है, बाकी ऑक्यूपेशंस में तो उसके लिए छूट है, वो उसको आप एम्प्लॉय कर सकते हो। लेकिन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में अगर आप उसको एम्प्लॉय करते हो 14 से 18 साल के बच्चे को, तो उसके लिए आपको क्या पेनल्टीज़ होगी? सेम जो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। और एक्सेप्शंस भी सेम होंगे पेरेंट्स के लिए। क्या है? फर्स्ट ऑफेंस के लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल, और या 20 से 50,000 तक का जुर्माना, या दोनों। और सब्सिक्वेंट ऑफेंस में 1 से 3 साल की जेल होगी अगर आप साधारण इंसान हैं। अगर आप पेरेंट या गार्डियन हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। और या फिर इसके अलावा अगर जो एम्प्लॉयमेंट के अलावा जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं वर्किंग कंडीशंस वगैरह की, उसमें अगर आप कोई भी वॉयलेशन करते हो तो उसको आपको 1 महीने तक की जेल हो सकती है, 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। मतलब आप एम्प्लॉयमेंट के अलावा कोई भी प्रोविजंस का वॉयलेशन करते हो तो आपको 1 महीने की जेल, 10,000 तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। इसी पेनल्टीज़ के सेक्शन में नेक्स्ट प्रोविजन है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? वो ऑफेंसेस जिसके अंदर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या है? ये जो भी ऑफेंसेस हमने अभी स्टडी किए ना, ये इस एक्ट के वॉल्यूशन के अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 3A, जिसमें बच्चों को एम्प्लॉय कर सकते हो आप, ठीक है, जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सेक्शंस थे, उसमें जो भी ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे कॉग्निजेबल है। कौन से? सेक्शन 3 चाइल्ड लेबर और सेक्शन 3 हैजार्डियस फॉर एम्प्लॉयमेंट आर कॉग्निजेबल, मीनिंग द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, बिना वारंट के आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉग्निजेबल में आप बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकते हो। अब बच्चों पे पेनल्टीज़, पेरेंट्स पे पेनल्टीज़ लगी, एम्प्लॉयर्स पे पेनल्टीज़ लगी, तो उस पेनल्टीज़ का कुछ हिस्सा होगा या कुछ एरिया गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, वो सब जाएगा बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए, कि जिन बच्चों को एम्प्लॉय किया गया था उनको वहाँ से बचा के उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा ताकि उनका भविष्य सुधार सके। तो उसके लिए एक फ़ंड बनाया गया है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन फंड, सेक्शन है 14B, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड। ये फंड कहाँ बनेगा? हर डिस्ट्रिक्ट में बन सकता है और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में बन सकता है, और इसका पर्पस क्या होगा? टू हेल्प रिहेबिलिटेट रेस्क्यूड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। जो भी चाइल्ड या एडोलेसेंट को हमने रेस्क्यू किया है इन कामों से, उनको रिहेबिलिटेशन में हेल्प करे। अच्छा, इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? इट विल बी फाइनेंस्ड बाय फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स हु वायलेट देम। जो एम्प्लॉयर से अपन ने फाइन्स कलेक्ट किए वो, प्लस हर रेस्क्यूड बच्चे पे गवर्नमेंट 15,000 का कंट्रीब्यूशन देगी। गवर्नमेंट कौन सी होगी वो डिपेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में देख चुके हैं। क्या चीज़ें होंगी इसमें? पहला,
फाइनेंस होगा फाइन्स कलेक्टेड बाय द एम्प्लॉयर्स, जो भी एम्प्लॉयर्स से हमने फाइन्स कलेक्ट किए वो इसमें जाएंगे, और 15,000 रुपये हर बच्चे के लिए गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और मनी कौन मैनेज करेगा, वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, और सीधा का सीधा इसको पे किया जाता है बच्चे के बेनिफिट के लिए, मतलब बच्चों को जो भी सुविधाएं दी जाएगी उसके बेनिफिट के लिए पे किया जाएगा इस फंड से पैसों को, ठीक है। अच्छा, अब रिहेबिलिटेशन किस बेसिस पे होगा, बच्चों को जो आप रिहेबिलिटेट करें उन बच्चों के साथ क्या किया जाएगा, तो उसका प्रोविजंस 14C में दे रखा है, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेस्क्यूड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट फाउंड वर्किंग इलीगली आर टू बी रिहेबिलिटेड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लॉज। मतलब इसमें मेंशन्ड है कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उस वक्त में जो भी लॉज प्रोविजंस अलाउड होंगे उस बेसिस के ऊपर ही बच्चों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा। इस एक्ट के अंदर स्पेसिफिक कोई प्रोविजंस नहीं दे रखे हैं, ये एक्ट दूसरी लॉज पे डिपेंडेंट है, उन लॉज में जो भी चीज़ें मेंशन होगी उस बेसिस पे हम बच्चों को रिहेबिलिटेट कर देंगे, ठीक है। अब आता है शेड्यूल। ये वो शेड्यूल है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि जो जो एरियाज़ में बच्चों के काम करने की मनाही हैं, ठीक है। नॉर्मली जो चाइल्ड है अंडर 14 है उसके लिए तो सारे काम मना है, अदर देन 2 वर्क्स मेंशन, फैमिली एंटरप्राइजेस और फैमिली एंटरप्राइजेस और आर्टिस्ट वर्क। लेकिन एडोलेसेंट्स के लिए कुछ काम अलाउड है, लेकिन हैजार्डियस और जो ये शेड्यूल में मेंशन काम है वो अलाउड नहीं है। तो वो काम क्या है, वो है प्रोहिबिटेड वर्क फॉर शेड्यूल्स। पहले है ऑक्यूपेशंस, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कुछ काम ऑक्यूपेशंस और कुछ प्रोसेसेस, इन दोनों में एडोलेसेंट्स को काम करने की मनाही है। ऑक्यूपेशंस क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स गुड्स और मेल बाय रेलवे, रेलवे में कोई भी तरीके का काम मना है उसको। रेलवे प्रीमिस पे काम करना या ट्रैक्स या मूविंग ट्रेन्स में किसी भी तरीके का काम करना, सफाई का, ढोने का, किसी भी मतलब रेलवे के आसपास या रेलवे प्रीमिसेस में किसी भी तरीके का काम मनाही है। पोर्ट में काम करने की मनाही है, फटाके बेचने की मनाही है, स्लॉटर हाउस में काम करने के लिए, जो कसाई घर होता है उसमें काम करने की मनाही है, ठीक है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप या गैरेजेस में मनाही है। हैंडलिंग टॉक्सिक फ्लेमेबल सब्सटेंस और एक्सप्लोसिव, टॉक्सिक सब्सटेंस और एक्सप्लोसिव जिसमें आग लगने की संभावना रहती है, ऐसी चीज़ों के साथ भी काम करने की मनाही है। हैंडलूम या पावरलूम इंडस्ट्रीज़ में काम करने की मनाही है। माइंस में काम करने के लिए मनाही है, अंडरग्राउंड या अंडर वाटर जो भी माइंस होती है। प्लास्टिक यूनिट्स में या फाइबर ग्लास वर्कशॉप में भी काम करने की मनाही है। इसके साथ में और भी काम दे रखे हैं, उनमें मनाही है। मेजरली आप इन कामों को याद रख सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 मार्कर। सेकेंड है प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस हैं जहाँ पे बच्चों की काम करने की, एडोलेसेंट्स की काम करने की मनाही है। पहला है बीड़ी मेकिंग, बीड़ी बनाना, कारपेट वीविंग, कारपेट बनाना, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथ प्रिंटिंग, डाइंग, वीविंग, टेक्सटाइल रिलेटेड कोई भी काम हो गया, या मैचेस बनाना, एक्सप्लोसिव बनाना, फायरवर्क्स मतलब तिलियाँ, जो माचिस की तिली बनाना या पटाखे वगैरह वो सब चीज़ें बनाना, उसमें भी मनाही है। साबुन बनाने में उसमें भी ये काम नहीं कर सकते। या हैजार्डियस प्रोसेसेस जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर मेंशन्ड है उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस मेंशन्ड है उसमें भी वो लोग काम नहीं कर सकते। प्रिंटिंग जो भी फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन्ड है उसकी डेफिनेशन के अंदर प्रिंटिंग जो भी है उसमें वो काम नहीं कर सकते। ऑटोमोबाइल रिपेयर या मेंटेनेंस का काम नहीं कर सकते। वेल्डिंग है, लेथ वर्क है, जो भी है। ब्रिक क्लिंस में काम नहीं कर सकते, तो भट्टी होती है ईंट की भट्टी, उसमें वो काम नहीं कर सकते। या रूफ़ की जो टाइलें बनती है उसकी यूनिट्स में भी वो काम नहीं कर सकते। कुल मिला के ये ऐसे प्रोसेसेस और ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें उनकी हेल्थ और उनकी लाइफ को खतरा है, तो इन ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस में बच्चों के काम करने की मनाही है। ये एक्ट आप अच्छे से देख सकते हैं, इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। सेकंड थिंग, जब भी आप इन एक्ट्स को पढ़ रहे हैं, फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो एज इट इज़ जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसी को आप पढ़ें। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इन नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम से हैं तो आप एक्ट्स को जो बेयर एक्ट आती है उसी को आप पढ़ें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।